कॉलेज में अभिमन्यु ने जैसे ही रावी को बदतमीज कहा, रावी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने भी अभिमन्यु की कल वाली हरकत के बारे में सबके सामने बोल दिया कि अभिमन्यु कैसे अपनी चेस्ट की पिक्चर्स लड़कियों को भेजता है। अब सब स्टूडेंट की नज़रें रावी की तरह चली गई थी। वही रावी को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उसने गलती क्या कर दी। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो रावी के थोड़ा करीब आया और बोला, क्या कहा आपने मिस रावी? जरा मुझे दोबारा बताएंगी? मैंने लड़कियों को अपनी चेस्ट की पिक्चर्स भेजी। ओह रियली? मुझे तो नहीं पता मैंने ऐसा कब किया। आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन पता है क्या? आई मीन ऐसा कब हुआ? रावी गुस्से से बोली, कल रात आपने मुझे अपनी चेस्ट की पिक्चर भेजी थी, वो भी इंस्टाग्राम पर। उसकी बातों ने अब सारे स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, पर जहाँ तक मुझे पता है आपने मुझे फॉलो तो नहीं किया। मुझे तो कोई भी फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई रावी रावत के नाम से, और ना ही हम दोनों के बीच कोई बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रावी बोली, क्योंकि मैंने अपनी फेक आईडी। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी और अब उसकी नज़रें सारे स्टूडेंट्स की तरफ घूम रही थी, जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रावी कोई ऐसी हरकत भी कर सकती है, किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि रावी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड शो करती थी। ऐसा नहीं था कि उसका एटीट्यूड बिल्कुल फेक होता था, ये वही एटीट्यूड था जो व्योम रावत में था, जो बिना किसी बात के नहीं था। वो खूबसूरत थी, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी, सिर्फ मुंबई ही नहीं इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप पर था व्योम रावत। तो रावी में इस बात का घमंड तो होगा ही, इसीलिए सब लोग उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि रावी उनसे बात करे, लेकिन रावी बहुत ही गिने चुने लोगों से बात करती थी। कॉलेज के ऑलमोस्ट लड़के उस पर ट्राई मार चुके थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। पर आज अभिमन्यु की वजह से सबके सामने उसका पोपट हो चुका था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। बेशक से वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप ये कहना चाहती हैं मिस रावी रावत की कल आपने मुझे अपनी फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेजी और मैंने आपको अपनी चेस्ट की पिक्चर भेजी? अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि गलत आप है या फिर मैं? आप जो मुझे अपनी फेक आईडी से स्टॉक कर रही है, या फिर मैं जो अपनी रियल आईडी से खुद को फ्लांट कर रहा हूँ? मेरी खुद की बॉडी, मैं जिसे चाहूँ अपनी पिक्चर्स भेज सकता हूँ, पर गलत पिक्चर तो नहीं भेजी। मैंने सिर्फ अपनी चेस्ट की पिक्चर भेजी। मेरी चेस्ट की पिक्चर्स तो मेरी पूरी इंस्टाग्राम आईडी पर भरी हुई है। अब बताए बदतमीज कौन, मैं या फिर आप मिस रावी रावत? उसकी बातें सुनते हुए रावी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु पीछे की तरफ हटा और जोरों से चिल्लाया, आउट। उसका वो आउट सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, लेकिन अभिमन्यु उसके कुछ बोलने से पहले ही एक बार फिर से बोल पड़ा, आई सेड आउट। अभी इसी वक्त अगर तुम इस क्लास से बाहर नहीं निकली तो मैं खुद इस क्लास से बाहर चला जाऊंगा, और उसके बाद इन सब स्टूडेंट्स का जो स्टडी का लॉस होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी रावी। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें रावी पर थी, और रावी ने अब अपना बैग उठाया और चुपचाप क्लास से बाहर की तरफ चली गई। वो अपनी वजह से बाकी सब स्टूडेंट्स का स्टडी का लॉस नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन अब उसे अभिमन्यु पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे एक तरह से तो अब अभिमन्यु से नफरत हो रही थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। चारू और मिताली दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी, और सारे स्टूडेंट्स के बीच अब खुसर फुसुर बातें होने लगी थी। हर कोई रावी के बारे में बात कर रहा था कि कैसे रावी उनके सामने तो इतना एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन अपनी फेक आईडी से सबको स्टॉक करती है। अभिमन्यु ने बेहद सख्ती से कहा, अगर किसी को बात करनी है तो वो क्लास से बाहर जाकर कर सकता है। अगर यहाँ पर आप लोग बैठे हैं तो मेक श्योर कि सब लोगों की जुबान बंद हो। उसकी बात सुनते ही सबकी बातें अब एकदम से बंद हो गई थी, और चारू और मिताली भी दोनों सामने की तरफ देखने लगी थी। अभिमन्यु ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी और रावी बाहर गार्डन एरिया में आ गई थी। तकरीबन 10-15 मिनट वो यूं ही वहां पर बैठी रही, और फिर एक लड़का उसकी तरफ आया। उसे देखते हुए रावी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो उस लड़के के मुंह नहीं लगा चाहती थी, क्योंकि वो लड़का कॉलेज का सीनियर था और हद से ज़्यादा बदतमीज था। एक तरह से वो कॉलेज में गुंडागर्दी करता था, और स्टूडेंट्स उसे कुछ बोल भी नहीं पाते थे, ना ही उसकी कंप्लेंट कर पाते थे, क्योंकि उसके डैड भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो लड़कियों के साथ हद से ज़्यादा फ्लर्ट भी करता था, और रावी को तो उसने प्रपोज भी किया था, लेकिन रावी ने मना कर दिया, जिसके बाद वो लड़का रावी का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर चुका था। रावी अगर इन सब चीज़ों के बारे में व्योम को बताती तो व्योम 1 मिनट नहीं लगाता उस लड़के की और उसके डैड की धज्जियां उड़ाने में, लेकिन रावी ने अभी तक व्योम को उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उस लड़के का नाम कुशल था।
कुशल जडेजा। कुशल जाकर रावी के सामने खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुना है नए वाले प्रोफेसर ने तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी करने की, और इस प्रोफेसर ने तो 2 दिन से तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रावी अपनी जगह से उठी और गुस्से से बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अपनी हेल्प अपने पास रखो। ये बोलते हुए वो अपना बैग लेकर वहां से साइड जाने लगी। कुशल ने एक नज़र पीछे खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। वो रावी के पीछे पीछे चलते हुए बोला, क्या बात है, तुम उस प्रोफेसर से डर गई क्या, जो उससे पंगा नहीं लेना चाहती? मेरे सामने तो बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी, मुझे तो बहुत कुछ सुनाती हो तुम। सुना है उस प्रोफेसर के सामने तो तुम्हारी जुबान भी नहीं चलती, लगता है उससे डर गई हो तुम। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं, तुम्हें छोटे बच्चों को डर लगता है। उसकी बात सुनकर रावी बुरी तरह से चिढ़ गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। कुशल मुस्कुराया और बोला, वैसे अगर तुम मेरी हेल्प लोगी भी तो मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हेल्प करने के बदले में तुमसे कोई कीमत मांगूंगा, तुम्हें मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। बस मुझसे दोस्ती कर लेना, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। रावी ने कुशल को देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि वो प्रोफेसर है कौन? I mean उसका पूरा नाम और वो क्या करता है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कुशल बोला, मुझे उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि वो एक प्रोफेसर है और प्रोफेसर की सिर्फ कॉलेज में चलती है, उनकी तो उनके घर में भी नहीं चलती, बीवियां नाक में दम करके रखती हैं। माना थोड़ा गुड लुकिंग है लेकिन है तो प्रोफेसर ना, जिसकी सैलरी तो 3 लाख से ऊपर नहीं होगी। अब इतना तो मेरे डैड की कंपनी का मैनेजर भी कमा लेता है, लेकिन मैं जब चाहूँ उस मैनेजर को अपने पैरों तले मसल सकता हूँ, तो फिर ये अभिमन्यु खुराना भी क्या चीज़ है? उसकी बात सुनते हुए रावी हैरान थी। उसे हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। वो मुस्कुराए और बोली, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ, पर पहले बताओ कि तुम उस अभिमन्यु खुराना का करोगे क्या? कुशल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कितने वक्त से वो रावी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रावी उसे भाव नहीं दे रही थी। अब जाकर उसे रावी की दोस्ती मिल रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया तो रावी ने अजीब सी नज़रों से उसके हाथ की तरफ देखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुशल उसके हाथ को हल्का सा दबाते हुए बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम उसकी सॉरी का इंतजार करो। कल सिटी हॉस्पिटल के बेड पर तुम्हें ये अभिमन्यु खुराना दर्द से तड़पता हुआ मिलेगा और फिर वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। उसकी बात सुनते हुए रावी हैरान थी। जितने कॉन्फिडेंस से कुशल ये बात कर रहा था, वो सच में देखना चाहती थी कि अब कल क्या होगा। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये दोस्ती सबके सामने शो करूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो कभी आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर वो अब तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही कुशल का दोस्त मानव वहां पर आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या करना है आज? कुशल तिरछा मुस्कुराया और बोला, जब ये अभिमन्यु खुराना कॉलेज से बाहर निकलेगा ना, इसे अफसोस होगा कि आज ये कॉलेज से बाहर निकला ही क्यों। ये बोलते हुए उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन, चेरी अपने रूम में थी और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो अपने और दिव्यांश के लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी। 2-4 दिन में क्रिसमस पार्टी आने वाली थी, इसलिए वो दिव्यांश के साथ ट्विनिंग करना चाहती थी। उसने दिव्यांश के लिए रेड कलर की शर्ट और अपने लिए रेड कलर की ड्रेस सेलेक्ट की थी। अभी वो ऑर्डर कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उस पर एक मैसेज आया था। चेरी ने मुस्कुराते हुए उस मैसेज को पढ़ाना शुरू किया, जिस पर लिखा था, मुझे लगा था तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन तुम तो मुझे मिस कर ही नहीं रही हो रेड। सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, ये तो गलत बात है ना? क्या सच में तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? उस मैसेज को पढ़ते हुए चेरी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। अगले ही पल उसने खुद से दिव्यांश को कॉल लगा दिया। दिव्यांश जो आराम से बेड पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, जब उसने चेरी की कॉल आई हुई देखी तो उसने कुछ पल खुद को रोक कर रखा और फिर जब कॉल बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने को हुई तो उसने कॉल रिसीव किया। सामने से चेरी की प्यारी आवाज़ आई, हेलो एवोकाडो। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। चेरी भी झट से बोली, आई एम सॉरी ना एवोकाडो, पर सच में मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैंने सोचा शायद आप काम में बिजी होंगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। प्लीज़ गुस्सा मत होइए ना। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो क्या तुम मुझे मनाओगी?
चेरी भी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। आपको खुद से नाराज तो मैं रहने दे ही नहीं सकती, लेकिन आप मेरे पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर होते तो। दिव्यांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, और अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे पास आ सकती हो मुझे मनाने, मुझे प्यार करने तो। उसकी बात सुनकर चेरी हैरान हुई। रावत मेंशन। चेरी दिव्यांश से बात कर रही थी। दिव्यांश उसे अपनी नाराजगी दिख रहा था और चेरी उसे मना रही थी, लेकिन बोल रही थी कि वो उसे मनाए कैसे, वो उसके पास तो है नहीं। लेकिन जब दिव्यांश ने कहा कि वो उसे मनाने के लिए उसके पास आ सकती है तो वो हैरान रह गई। अगले ही पल दिव्यांश बोला, मैं फार्म हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रेड, प्लीज आओ ना। एक्चुअली आने को तो मैं घर भी आ जाऊं, लेकिन फिर जब आते ही सीधा तुम्हारे पास आऊंगा तो सब अजीब सी नजरों से देखेंगे मुझे। जब तक मॉम से बात नहीं कर लेता तब तक तो मुझे अजीब लगेगा ना। चेरी हैरानी से बोली, लेकिन आप आए कब? दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, अभी कुछ देर पहले ही। थका बहुत हुआ हूँ, बस रिलैक्स करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी बाहों में भर लोगी तो रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं भी आना चाहती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है रेड, अगर तुम कहोगी तो मैं वहां आ जाऊंगा। चेरी झट से बोली, इसकी जरूरत नहीं है एवोकाडो, आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आती हूँ। दिव्यांश ने फोन पर उसे किस किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार है रेड, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें देखने के लिए कितना तड़प रहा हूँ मैं। उसकी बात सुनकर चेरी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। दिव्यांश ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो चेरी ने अब जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ किया और अगले ही पल बिस्तर से उठ गई। उसने पहले अपना हुलिया थोड़ा सा सुधारा, लेकिन वो खुद को इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी कि वो ऐसे दिव्यांश के सामने जा पाए, इसलिए उसने अब क्लोजेट की तरफ अपना रुख कर लिया और फिर जल्दी से कपड़े चेंज कर वापस आईने के सामने आकर खड़ी हुई। इस वक्त उसने रेड कलर का एक फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने माथे पर रेड कलर की बिंदी और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाए, साथ में कुछ चूड़ियां और कान में ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहन लिए जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब वो जल्दी से रूम से बाहर आए और फिर गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गई। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। तकरीबन आधे पौने घंटे में ही वो फार्म हाउस में पहुंच चुकी थी और जैसे ही उसकी गाड़ी फार्म हाउस में आकर रुकी, दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब तक उसका रूम साफ बता रहा था कि वो सुबह से यहीं पर है, लेकिन उसने अभी कुछ देर पहले अपना रूम पूरा क्लीन करवा दिया था और उसे इस तरह से एडजस्ट करवा दिया था कि साफ पता चले कि वो भी कुछ देर पहले ही रूम में आया है। जैसे ही चेरी अंदर की तरफ आए, उसकी नजरें दिव्यांश पर गई, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और साथ ही साथ वो बिस्तर पर पीठ लगाकर बैठा था। न वो बैठने की पोजीशन में था और न ही लेटने की। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा थका हुआ हो। चेरी के कदमों की आहट सुनकर उसने भी दरवाजे की तरफ देखा। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसके करीब आ गई। जैसे ही वो दिव्यांश के करीब आए, वो दिव्यांश को कुछ कहती, उससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी कमर से अपने हाथ उसकी पीठ तक ले जाते हुए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। और तुम अब आए हो, तुमने आने में भी इतना टाइम लगा दिया, पूरा 1 घंटा। 1 घंटा लगता है क्या मेंशन से फार्म हाउस आने में? ये बोलते हुए उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। दिव्यांश बेशक से नाराज था, लेकिन उसकी ये शिकायत भरी बातें सुनकर चेरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ दिव्यांश के चेहरे पर रखा और बोली, सॉरी एवोकाडो, लेकिन अगर आप मुझे पहले बता देते आप आ रहे हैं तो मैं पहले ही घर से निकल जाती और आपके आने से पहले यहाँ पर पहुँच जाती। दिव्यांश ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी चेरी के पेट से लगा हुआ था, जो उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मेरे कहने से तुम यहाँ पर आ जाती। तुम्हें पता है अभी भी मैंने तुम्हें डर डर कर कॉल किया है, मुझे लग रहा था कि कहीं तुम मुझे मना कर दोगी। वैसे भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये बोलकर उसने चेरी की कमर से अपनी बाहें हटा ली तो चेरी ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अपने सीने से लगा लिया। दिव्यांश का चेहरा अब एक बार फिर से चेहरे के पेट से लगा हुआ था। चेरी तुरंत बोली, ऐसा नहीं है एवोकाडो, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। प्लीज आप ऐसी बातें बार बार मत कीजिए। माना पहले बहुत सारी चीजें ऑकवर्ड थी, अजीब थी, लेकिन अब तो हम दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है ना, तो अब मैं उन बातों का जिक्र बार बार नहीं चाहती। दिव्यांश ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, प्लीज कुछ खिला दो, भूख लगी है। चेरी मुस्कुराए और बोली, बताए क्या खाएंगे आप? दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे हाथों से बने हुए चॉकलेट रोल खाने हैं। उसकी बात सुनकर चेरी मुस्कुराए और बोली,
आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आधे घंटे में आपको चॉकलेट रोल बनाकर खिलाती हूँ। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ये बोलते हुए उसने अब दिव्यांश का चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और झुककर उसे हल्का सा चूम भी लिया। जैसे ही वो उससे अलग होने लगी, दिव्यांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। चेरी सीधा उसके ऊपर आकर गिरी और दिव्यांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चेरी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका सीना दिव्यांश के सीने से लगा हुआ था और ऊपर से उसका दुपट्टा भी उसकी गर्दन से सरक चुका था। वो वैसे ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और अब तो वो थोड़ी बोल्ड भी लग रही थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो कर रहा है कि खाना छोड़कर तुम्हें खा लूं, इतनी खूबसूरत बनकर आए हो, जानबूझकर ना, ताकि तुम मुझे और भी ज्यादा तड़प सको। बदला ले रही हो ना तुम मुझसे? तुम मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें प्यार भी ना कर पाऊं, इससे ज्यादा बुरी किस्मत क्या ही होगी। उसकी बात सुनकर चेरी झट से बोली, ऐसा नहीं है एवोकाडो, सच में ऐसा नहीं है। मैं तो बस यूं ही रेडी होकर आई थी और आपको मना किसने किया? आप करना चाहते हैं प्यार तो कीजिए ना। ये बोलते हुए उसने नजरें उठाकर दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश ने अब अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। वो बेहद सिडिक्टिव वॉइस में बोला, सच में मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। ये बोलते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिव्यांश ने अगले ही पल उसे छोड़ दिया और बोला, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। अगर मैं शुरू हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम जानती हो ना। उसकी बात सुनकर चेरी मुस्कुराई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। उसने कुछ सोच रखा था। अभी उसने खुद को कंट्रोल किया और दिव्यांश के ऊपर से उठते हुए बोली, अब मैं जाऊं आपके लिए चॉकलेट रोल बनाने। दिव्यांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चेरी मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में उसने दिव्यांश के लिए चॉकलेट रोल बना लिए थे। वो बस उन पर चॉकलेट रोल्स को डेकोरेट कर रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने किचन के दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर दिव्यांश आकर खड़ा हुआ था और इस वक्त वो हद से ज्यादा सेक्सी लग रहा था। उसने अपना जैकेट उतार दिया था और अपनी बैग भी। इस वक्त वो सिर्फ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में था। ज्यादातर वो यही कपड़े पहना था और हद से ज्यादा सेक्सी और हॉट लगता था। चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट ज्यादा मेल्ट है या फिर दिव्यांश को देखकर वो ज्यादा मेल्ट हो रही है। दिव्यांश अंदर की तरफ आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, और कितना इंतजार करवाओगी रेड? चेरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस इसे लेकर आ ही रही थी एवोकाडो। ये बोलते हुए उसने दोबारा अपने हाथ में पकड़ी हुई कीप से उन पर चॉकलेट लगानी शुरू की। अब दिव्यांश उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसने चेरी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। दिव्यांश उन चॉकलेट रोल की तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुमने बिल्कुल वैसे बनाए हैं जैसे मॉम बनाती है। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, सिखाया भी तो उन्होंने ही है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो पसंद तो आएंगे ही, लेकिन मुझे इन्हें बाहर जाकर नहीं, यहीं पर खाना है। चेरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो लोग किचन में थे और यहाँ पर खाने में चेरी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिव्यांश के लिए थोड़ा अजीब हो जाता। पर अचानक ही दिव्यांश ने चेरी को कमर से उठाया और काउंटर पर बैठा दिया तो चेरी और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसके हाथों में वो प्लेट थी जिसमें वो चॉकलेट रोल रखे हुए थे। एक बार फिर से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अपनी गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक से किसी ने उसे रोका। सर! वो आवाज सुनकर अभिमन्यु की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। कॉलेज में जैसे ही अभिमन्यु ने रावी की आवाज सुनी, उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अभिमन्यु को रोकते हुए रावी बोली, एक्चुअली मुझे आपसे एक काम था सर। उसकी बात सुनकर अब अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें रावी पर बेहद गहरी थीं। रावी उसके पास आए और थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? अभिमन्यु ने बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के पूछा, बताओ क्या हेल्प चाहिए? रावी अब हल्का सा मुस्कुराए और बोली, क्या आप मुझे रावत मेंशन ड्रॉप कर देंगे? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर फिलहाल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और मैं मॉम डैड को परेशान करना नहीं चाहती। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इतना तो वो भी जानता था अपनी मिस वाइन को कि वो इतनी सीधी नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? अगर ऐसा है तो बता दो, कहीं बाद में अपने ही प्लान पर तुम्हें खुद ही पछतावा न हो। उसकी बात सुनकर रावी चौंक गई। एक पल के लिए तो वो थोड़ा हड़बड़ा गई थी,
लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर अभिमन्यु खुराना, जैसा आप सोच रहे हैं। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया, सर से मैं अभिमन्यु खुराना हो गया क्या? तुम्हारे मुंह से सर सुनना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। क्लास की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मिस्टर हॉट कहकर बुलाओ। रावी मुंह बनाते हुए बोली, खुद पर कुछ ज्यादा ही गुरूर नहीं है आपको? मतलब मैंने तो आपकी तारीफ की ही नहीं और आप खुद को खुद ही हॉट कहे जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, क्या कल रात मेरी पिक्चर्स देखकर तुम्हें मेरी हॉटनेस फील नहीं हुई? क्या तुम्हारा गला नहीं सूखा था? कल तुम फेक आईडी से आई थी। आज हो सके तो अपनी रियल आईडी से आना और वीडियो कॉल करना। जो कल नहीं फील हुआ, आज फील करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। रावी ने गुस्से से मुठियां कस ली। यहाँ उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था और अभिमन्यु तो जैसे बेशर्मी की पीएचडी करके ही इस कॉलेज में उसे पढ़ाने के लिए आया था। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपकी हेल्प की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और से हेल्प ले लूंगी। ये बोलते हुए वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे रावी सीधा उसके सीने से आ लगी। वो एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कॉलेज में उन दोनों को कोई ऐसे देखे, इसलिए वो तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? कल रात तो इसी चेस्ट को न जाने तुमने कितनी देर निहारा होगा। हो सकता है अपने होठों से चूमा भी हो, और आज मेरे सीने से लगने से कतरा रही हो मिस वाइन। उसकी बात सुनते हुए रावी का दिल जोर से धक धक करने लगा था। उसके होंठ थर थर कांपने लगे थे और चेहरा थोड़ा रेड होने लगा था। वो धीमे से बोली, कोई हमें देख लेगा मिस्टर खुराना? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, देख लेगा तो देखने दो, देखने वाली चीज है हम दोनों। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियां रावी की गर्दन पर रखी और हल्का सा उसकी गर्दन को सहलाया। रावी के बदन में एकदम से कट दौड़ गया। वो तुरंत पीछे की तरफ हटी और वहां से भागने लगी, लेकिन एक बार फिर से अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ ली, पर इस बार उसने उसे अपनी तरफ खींचा नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुमने मुझे लिफ्ट मांगी है तो मुझे तुम्हें लिफ्ट तो देनी ही होगी ना मिस वाइन? अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो कहीं बाद में तुम्हारे डैड कंप्लेंट लेकर मेरे पास न आ जाएं। रावी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु झट से बोला, एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉलेज में तुम्हारा ध्यान रखने को बोला था, बस इसीलिए। ये बोलते हुए उसने रावी का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे गाड़ी की दूसरी तरफ लेकर आया। उसने उसके लिए विंडो खोला और रावी को अंदर बैठने का इशारा किया। रावी डरी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। वो अभिमन्यु के पास सोचकर तो न जाने क्या क्या आई थी, लेकिन अब अभिमन्यु के पास आकर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। पर जब वो गाड़ी में बैठी तो उसने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोली, आज तुझे डरना नहीं है रावी, आज तो तुझे वो शो देखना है जिसके लिए तू कब से बेताब है। बस कुछ वक्त और उसके बाद ये मिस्टर हॉट की तो ऐसी क्लास लगेगी कि प्रोफेसर तो दूर, ये इस कॉलेज में गार्ड की जॉब करने के लिए भी नहीं आएंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराए। तभी अभिमन्यु आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और रावी की तरफ देखते हुए बोला, तुमने कुछ कहा क्या? रावी ने झट से अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ भी नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आप कितने स्वीट हैं। मेरे एक बार कहने पर आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बातें इधर उधर की करते हैं, पर वैसे तो स्वीट हैं। अभिमन्यु उसके ऊपर झुक गया। उसे अपने करीब झुकते हुए देखा। रावी एकदम से सहम गई। अगले ही पल अभिमन्यु ने उसकी सीट बेल्ट लगाए और बड़ी डेंजरस स्माइल के साथ बोला, सीट नहीं हॉट कहो मिस वाइन। स्वीट ना मुझे बनना पसंद है, न खाना, लेकिन अगर बात तुम्हारी हो तो यस आई लव इट। उसकी ये बात सुनकर तो रावी का गला सच में सूखने लगा था। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में चेरी को दिव्यांश ने काउंटर पर बिठाया हुआ था और खुद उसके सामने खड़ा हुआ था। उसकी गहरी नजरें इस वक्त चेरी पर थीं और चेरी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके हाथों में पड़ी हुई प्लेट लुढ़कने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे संभाल लिया था। उस प्लेट में चॉकलेट रोल रखे हुए थे। वो झट से बोली, क्या कर रहे हैं आप एवोकाडो? अभी ये प्लेट नीचे गिर जाती। दिव्यांश थोड़ी इंटेंस वॉइस के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि मैं इस प्लेट को इतनी आसानी से नीचे गिरने दूंगा? ये मेरे लिए मेरी रेड ने बनाई है, ना मैं इसे गिरने दूंगा और ना ही तुम्हें। ये बोलते हुए उसने चेरी का एक हाथ अपने कंधे पर रख दिया।
चेरी का दिल और भी ज्यादा धक धक करने लगा। दिव्यांश ने उसके हाथ से प्लेट लेकर साइड में रखी और फिर एक रोल उठाकर चेरी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जरा मुझे खिलाना। चेरी ने उस रोल को अपने हाथ में लिया और दिव्यांश को खिलाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दिव्यांश को उसका फर्स्ट बाइट खिलाया, उसके होठों से हल्की सी चॉकलेट नीचे गिर गई, जो उसकी वाइट शर्ट पर लग गई। दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, ऐसे तो मेरी पूरी वाइट शर्ट खराब हो जाएगी रेड। कम करो, इसे निकाल दो। ये बोलते हुए उसने चेरी का जो हाथ अपने कंधे पर रखा था, अब उसे अपने सीने पर रख दिया और उसकी उंगलियों को अपनी शर्ट के बटन से उलझा दिया। चेरी ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। दिव्यांश का ऑरा सच में ऐसा था कि जब वो उसके आसपास होता था तो चेरी को एक अलग ही फीलिंग होने लगती थी। उसकी आंखों में हल्की हल्की मदहोशी नजर आने लगी थी। वो बहुत ही सेडिक्टिव वे में दिव्यांश की शर्ट के बटन खोल रही थी और अब सारे बटन खोलने के बाद उसने हल्का सा उसकी शर्ट को उसके कंधों से सरका दिया तो दिव्यांश ने आगे बढ़कर उस शर्ट को उतार कर नीचे फेंक दिया। उसकी वो कसी हुई बॉडी देखकर चेरी को हॉटनेस सी फील होने लगी थी।